ठीक है? जो भी तुम लोगों को मैंने पढ़ाया है अभी तक की, अब उसके बाद जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं वो है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है? ये हमारे 12th के सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो पहले पढ़ाया था उससे आ सकते हैं क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क के, लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना उसमें से तो क्वेश्चन गारंटी आता ही आता है। यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट हो, ठीक है? कूलम्ब्स लॉ वो स्टार्टर था, ठीक है? अब ये क्या है, मेन कोर्स मेनू है और स्टार्टर तो ज़रूरी होता, सूप थोड़ा तो पीना ही पड़ता ना, ठीक है? इसलिए वो करवाना ज़रूरी था। चलो कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कि 2 पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटे चार्ज, ठीक है? अगर तुम एनसीईआरटी की बुक पढ़ो ना, ठीक है? तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि उन लोगों ने पॉइंट चार्ज को कैसे डिफाइन किया है। पॉइंट चार्ज आर चार्ज whose लीनियर डायमेंशन मतलब उनका जो साइज़ होता है इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू सेपरेशन बिटवीन देम। बहुत छोटे चार्ज होते हैं। उनका एकदम उनकी दूरी होगी मान लो अगर 2 मीटर, तो चार्ज का साइज़ होगा 0.0000002 मीटर, ठीक है? इतना चार्ज का साइज़ है और उनकी दूरी कितनी है? 2 मीटर। तो दूरी उनकी काफ़ी बड़ी होती है, उनका साइज़ कैसा होता है? एकदम इत्तू सा, ठीक है? तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ पॉइंट चार्ज, ठीक है? तो ये जो पॉइंट चार्ज होते हैं ना, इनके बीच में क्या होता है? फ़ोर्स लगता है, ठीक है? तो उस उनके बीच में कितना फ़ोर्स लगता है, इसकी स्टडी की थी इसने कूलम्ब में। तो पहले क्या किया कूलम्ब ने देखा ध्यान से और उसने ऑब्ज़र्व किया, उसने कुछ-कुछ बातें बताई। पहली चीज़ उसने क्या देखा कि उसने बोला कि ये जो चार्ज है ना, इनके बीच में क्या लगता है? फ़ोर्स लगता है और ये जो फ़ोर्स होता है ना, ये एक पे लगता है फ़ोर्स अ, जो डायरेक्शन होती है फ़ोर्स की वो अपोज़िट होती है। मतलब एक पे इधर लगा फ़ोर्स, एक पे इधर लगा फ़ोर्स, ऐसे ही रिपल करते हैं, डायरेक्शन उल्टा होता है। फिर उसने क्या देखा कि अगर हमने यहाँ पे इक्वल मास लिया, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे मास अगर इसका 1 ग्राम है, इसका भी 1 ग्राम है, तो हमने देखा कि इनका जो इनका जो एक्सेलरेशन होता है वो भी सेम होता है। मतलब मास अगर सेम है, तो एक्सेलरेशन भी सेम है मतलब फ़ोर्स की वैल्यू भी कैसी है? इज़ सेम। फ़ोर्स वैल्यू इज़ सेम। डायरेक्शन कैसा होता है? अपोज़िट होता है। वैल्यू भी कैसी होती है? सेम होती है। फिर उसने और थोड़ा ध्यान से देखा तो उसने सोचा कि यार ये चार्ज जो है ना, ये ऐसे जाते हैं, ये इधर भागता है। अगर अपोज़िट फ़ोर्स लगता है, तो ये चार्ज ऐसे तो जा नहीं रहे, ये भी तो अपोज़िट हुआ। लेकिन ये वाला ये एप्लीकेबल नहीं था, ये सही था। तो उसने कुछ-कुछ बातें समझी, ठीक है? और उसने बोला कि उसने 3 चीज़ें नोट की और उसने तीनों चीज़ों को नोट करके वहाँ पे लिख दिया। क्या-क्या उसने लिखा? और एक चीज़ और कि जैसे ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ F12 ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? फ़ोर्स ऑन 1 बाय 2 अगर मैं लिखूँगा F21 फ़ोर्स ऑन 2 बाय 1 ठीक है? ये मतलब हो गया, ठीक है? तो ये उसने ना कुछ-कुछ बातें लिखी, क्या-क्या बातें थी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या-क्या उसने ऑब्ज़र्व किया। जो-जो बोला वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है? फ़ोर्स ये तुमको नोट कर जाना, ठीक है? जो मैं लिख रहा हूँ। फ़ोर्स ऑन 2 बॉडीज़ ऑन 2 चार्ज बॉडीज़ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोज़िट इन डायरेक्शन।
और मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, 1 किस पे लगा रहा है फोर्स? 2 पे। 2 किस पे लगा रहा है फोर्स? 1 पे। दोनों फोर्सेस सेम बॉडी पे तो लग नहीं रही है। These forces act on two different bodies. ये उसकी ऑब्जर्वेशन। Hence they form action, reaction, reaction। याद रखना है, कूलम ने जब फोर्स के बारे में पढ़ा था चार्ज के बीच में, तो उसने दो तरह की एनालिसिस की थी। क्वालिटेटिव, ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये क्वालिटेटिव मतलब प्रॉपर्टी देख रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। और उसने सेकंड पार्ट में स्टडी की थी क्वांटिटेटिव, मतलब फॉर्मूले के बारे में। तो अभी हम लोग क्या पढ़े? क्वालिटेटिव पढ़े, ठीक है, खाली क्वालिटी के बारे में, फोर्स कैसा लगता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यू हैव टू नोट दिस पॉइंट एंड यू हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट, ठीक है, दिस ऑल्सो, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? फोर्स ऑन 1/2 इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2/1, ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये उसकी पहली स्टडी थी फोर्स के बारे में, इसको फटाफट नोट कर दो। टॉपिक लिख देना कूलम्स लॉ, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी जो दिखता है हम, जिसको हम वर्ड्स पे लिखते हैं, कोई नंबर उस पर इन्वॉल्व नहीं है। तो फटाफट नोट कर सकते हो। ये पहला पॉइंट लिखा है मैंने, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने अभी एक बात तुम लोग और बताई ना, इसको हो गया लिखा हुआ ना, आगे बढ़ाओ। F21 मतलब होता है फोर्स ऑन वन, F12 मतलब होता है फोर्स, हाँ सही बोले सन में, फोर्स 2 लगा रहा है 1 के ऊपर। आगे देखो, मैंने एक बात और बताई कि जो फोर्स होता है ना, वो ऐसा ऐसा नहीं लग, वो ऐसे नहीं लगता है। फोर्स कैसा लगता है? दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। फोर्स कैसे लगता है? ऐसे लगता है। तो सेकंड पॉइंट एक चीज लिखना, फोर्स एक्ट, जो लिखवा, जो बताया था उसको लिखवा रहा हूँ। एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, ठीक है। हेंस इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। ये सेकंड पॉइंट लिखे ना, ठीक है। और डायग्राम में ऐसा दिखा देना, ठीक है। ये फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। उसके बाद उसने कुछ बातें और बताई थी। उसने बोला था कि जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स कौन सा हो गया? ये
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज फोर्स बिटवीन द चार्जेस, उसको उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है, मतलब क्या हुआ, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। याद करो मैंने तुम लोग को कंजर्वेटिव फोर्स के 3 एग्जांपल दिए टोटल, कौन से होते हैं, एक एक था स्प्रिंग फोर्स, एक था ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैंने बोला भी था कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर एक बॉडी को यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, तुम सीधे लेके जाओ या ऐसा मोड़ो या फिर ऐसा लेके जाओ फिर ऐसे लेके जाओ, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं है। क्लियर? एंड वन लास्ट पॉइंट दैट यू शुड नोट डाउन, ठीक है, देखो अब एक चीज क्या होता है, उसने एक बात और कही थी, फोर्स ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए फोर्स ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि मान लो यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ मैं दूसरा चार्ज को लेके आता हूँ Q2, अब Q1 क्या करेगा, Q2 पे फोर्स इधर अप्लाई करेगा, मैंने एक चार्ज लेके आ था Q3, Q3 क्या करेगा, Q1 को इधर फोर्स अप्लाई करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज। अब समझो इस बात पे कि जो टोटल चार्ज लगेगा Q2 पे Q1 की वजह से, वो नहीं बदलेगा बिकॉज ऑफ Q3, नेट फोर्स बदलेगा नो डाउट, लेकिन दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स नहीं बदलेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि तुमको घर पे मिलती है पॉकेट मनी, ठीक है, पर पापा तुमको देते हैं पॉकेट मनी हर महीने के 2,000 रुपए, ठीक है, और तुमने ये बात मम्मी को बताई नहीं, और कि पापा तुमको 2,000 रुपये पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है, अब मम्मी को लगता होगा कि मेरे बच्चे के इतने खर्चे हैं, ठीक है, उसको मोबाइल का रिचार्ज करवाना होता है, ठीक है, पिज्जा खाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, तो चलो मैं भी अपने बच्चे को जो है कम से कम 1,500 रुपए दे देती, उसको तो कहीं से पैसे मिलते नहीं है। तो अब तुम्हारी मम्मी तो तुमको 1,500 देगी, ठीक है, पापा ने तुमको दिए 2,000 रुपए, अब पापा के अमाउंट देने से मम्मी के अमाउंट देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मम्मी ने दिए 1,500 अलग, पापा ने दिए तुमको 2,000 रुपए अलग, एक के देने से दूसरे के अमाउंट देने पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो यही चीज ऐसी होती है कि अगर Q1 अप्लाई कर रहा है Q2 पे फोर्स, तो और अगर हमने कोई दूसरा चार्ज Q3 लेके आते हैं, तो जो Q1 अप्लाई कर रहा है Q2 के ऊपर, वो Q3 के आने से बदलेगा नहीं। लेकिन हाँ, अब देखो तुम्हारे पास जो नेट अमाउंट थे वो हो जाएंगे 3,500 हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा, तुम्हारे पास नेट अमाउंट तो चेंज हो गया ना, नेट अमाउंट तुम्हारा बढ़ गया। उसी तरह से यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा ना Q2 पे, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, या वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स दूसरे चार्ज के आने की वजह से अफेक्टेड नहीं होता है। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे बढ़, ठीक है, बात समझ में आई सबको? इसको मैं वर्ड्स में लिखा देता हूँ, वर्ड्स में क्या लिखा हूँ देखो, फोर्स on one individual force, individual force on हाँ नया पॉइंट, एक मिनट, Q1 का फोर्स कम कर दिया, नहीं यहाँ पे देखो, ये देखो रचित, ये आइसोलेटेड सिस्टम की बात नहीं हो रही है यहाँ, हम यहाँ पे चार्ज लेकर के आए ना, Q1 है, हम कहीं से चार्ज लेके आए Q2, तो ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, हम चार्ज को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो हम ऐड करें तो ये आइसोलेटेड सिस्टम ही ना हुआ, तुम वो बात नहीं कह सकते यहाँ।
हम लेकर क्या लेना चार्ज? इंडिविजुअल फोर्स बाय वन चार्ज on other is not affected due to presence of other charge. एक फोर्स, एक चार्ज जो दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि कोई और चार्ज है कि नहीं है। जैसे तुमको 2000 मिल रहे पापा से, तो तुमको 2000 ही मिलेंगे। भले तुमको मम्मी 1500 रुपए दे दे, या तुम्हारा कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन तुमको 3000 रुपए दे दे, ठीक है? जो तुमको पापा से मिल रहा है वो फिक्स, ठीक है? वो इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि वो कोई तुमको और पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इन द सेम वे एक चार्ज जो दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि बाकी कोई चार्ज वहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, resultant force, the resultant force on given charge, वो चार्ज हम जिस पे मान लो Q1 है, Q2 है, Q3 है, बहुत सारे, हम Q पे फोर्स निकाल रहे हैं, ये हमारा गिवन चार्ज है। The resultant force on given charge is the vector sum of all the forces created due to other charge। इस पे जो नेट फोर्स होता है, इसका हमने देखा, इसका फोर्स इधर गया, इसका फोर्स इधर गया, इसका फोर्स इधर गया, हम सबको क्या करते हैं, वेक्टर ऐड कर देते हैं, ठीक है? वो हमारा रिजल्टेंट है। जैसे तुम्हारे पास जो अमाउंट होगा, पापा ने दे दिया 2000, मम्मी ने दिया 1500, मान लो बड़े भाई ने तुमको दिया 1000 रुपये। अब जो तुम्हारा जो टोटल है वो तो क्या तीनों का ऐड हो जाएगा ना, वही बात होगी। तो मैंने दोनों बातें यहाँ कवर कर दी, ठीक है? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है? अगर 2 मार्क का एग्जाम अगर आ जाता है तो इतना लिख करके आता है, ठीक है? इसको फटाफट नोट कर लो। ये कूलम्ब लॉ का जो है ना, पूरा का पूरा क्वालिटेटिव स्टडी खत्म हो गया। मैंने इसको पढ़ाने में एक भी कोई फॉर्मूला नहीं दिया तुमको, ठीक है? ये सिर्फ की सिर्फ उसके नेचर की बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, ठीक है? कि वो क्वालिटी क्या क्या है। क्वांटिटेटिव स्टडी, फॉर्मूलाज की बात अब इसके सेकंड पार्ट में हम लोग और कूलम्ब लॉ से सवाल आते ही आते हैं एग्जाम, ठीक है? याद रखना, यहाँ से जो स्टडी है ना, ये हमारे इंपॉर्टेंट स्टडी है, ठीक है? जिससे सवाल आएंगे ही आएंगे। ठीक है? चलो आज ना इतना काफ़ी है, ठीक है? हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे स्टडी करेंगे इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी, ठीक है? वहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। और जितना मैंने पढ़ा है ना, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है? लेकिन फिर भी घर बैठ कर के ना एक बार अच्छे से पढ़ जाना। अपनी क्या कहते हैं, जैसे स्कूल की टेक्स्ट बुक आती है ना, ठीक है? उससे पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है? और जितना नोट्स लिखा पहले उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? चलो बाय।